evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part second of the topic post-modern period from ancient history. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने हाफ जिस्ट कंप्लीट किया था एंड अप्रॉक्सीमेट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. आज के सेशन में जो है रिमेनिंग जिस्ट को एंड रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इनिशियली ही आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर नोटेड डाउन करते चलें. एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड जितना ज़्यादा हो सके इन लेक्चर्स को जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा सो दैट मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके. चलिए हम देखते हैं आखिरी के पॉइंट कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे. चाइनीज टेक्स्ट के मुताबिक जो है कनिष्क ने रिक्वेस्ट किया था प्रिंसेस हान से शादी करने के लिए, बट डिनाई कर दिया गया. इसके रिटेलिएशन में कनिष्क जो है पांचाल पे मार्च कर जाता है इन 86 AD विद अ फोर्स ऑफ 70,000. बट देखिए इतने 70,000 फोर्स के साथ कनिष्क मार्च करता है, बट वो डिफीट हो जाता है स्मॉलर चाइनीज फोर्सेस से. चलिए अब रिमेनिंग पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं. गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे आज के टॉपिक में, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड. अब यहाँ से सिर्फ इस एक लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है किस पीरियड में डेवलप हुआ था, तो कुषाण पीरियड में. या फिर पूछ सकता है वो कौन सा एक्स स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड. तो आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे गांधार स्कूल की हम बात करें, मथुरा स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कुषाण पीरियड में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का जो है डेवलपमेंट होता है. ये जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है बेस था गांधार एंड मथुरा स्टाइल पे. अब यहाँ से हम लोगों ने एक पॉइंट देखा कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसका डेवलपमेंट कुषाण पीरियड में होता है. दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किस पर आधारित था, किस पे बेस था. तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है गांधार एंड मथुरा स्टाइल पर बेस था. They were provided adequate encouragement and protection from the कनिष्क. देख सकते हैं आप गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को जो है आप कह सकते हैं कनिष्क के द्वारा जो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया था, उसके साथ साथ जो है एडिक्वेट इंकरेजमेंट भी प्रोवाइड किया गया था. गांधार आर्ट जो है इट वाज इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक आर्ट. ये ध्यान रखिएगा. पहला पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है कुषाण की पीरियड में डेवलप होता है. ये आधारित होता है, बेस होता है गांधार स्टाइल पे एंड मथुरा स्टाइल पे. और ये जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, गांधार आर्ट है, ये इन्फ्लुएंस किससे था, ग्रीक आर्ट से जो है बच्चों ये इन्फ्लुएंस था. अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं. अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है. द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन कुषाण पीरियड. अब यहाँ से 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे जो है एक ऑप्शन आपके जो सही आंसर होगा कुषाण पीरियड होगा, रिमेनिंग जो है दूसरे ऑप्शंस होंगे. और क्वेश्चन रहेगा कि जो प्रैक्टिस चाइल्ड मैरिज की जो प्रथा थी वो किस पीरियड में शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी. तो कुषाण पीरियड में 1st सेंचुरी में चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह की प्रथा जो है शुरू होती है. प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज जो है कुषाण पीरियड 1st सेंचुरी में शुरू होती है. एबोलिशन ऑफ उपनयन इन फीमेल्स एंड द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज ब्रॉट देम टू द लोएस्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी. आप देख सकते हैं फीमेल्स की, अब चाइल्ड मैरिज में फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट है ही, तो जो उपनयन का जो है आप एक कह सकते हैं एक सिस्टम चला आ रहा था, उसको जो है एबोलिश कर दिया जाता है फीमेल्स में. एबोलिशन ऑफ उपनयन इन फीमेल्स. उसके साथ साथ जो चाइल्ड मैरिज की प्रथा शुरू हो गई थी कुषाण पीरियड में. इस कारण से जो है जो फीमेल्स थी उनका जो है आप कह सकते हैं स्टेटस जो है लोएस्ट स्टेज ऑफ द सोसाइटी पे आ गया था, सबसे निचले स्तर पे जो है आ गया था, समाज के सबसे निचले स्तर पे औरतों फीमेल
मैरिज का जो है स्टेटस आ गया था। किसके पीरियड की हम बात कर रहे हैं? कुषाण पीरियड में सबसे बड़ा कारण तो ये जो चाइल्ड मैरिज होता है, बाल बाल विवाह होता है, वही बनता है। कंसर्निंग द इन्वेडर्स ऑफ द एंशंट इंडिया, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे ग्रीक्स, शक, देन कुषाण, 3 ऑप्शन है। इन तीनों को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला हुआ है एग्जाम में। तो ग्रीक्स का इन्वेजन 326 BC, जहाँ पे हम लोगों ने अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद शक की बात करते हैं, सीथियंस 1st सेंचुरी BC। आफ्टर दैट कुशान्स की हम बात करते हैं 1st सेंचुरी AD। तो ठीक है, आप लोग को याद हो गया होगा ग्रीक्स। जब आपके सामने ऑप्शन में रहेगा ग्रीक्स, शक एंड कुषाण, तो आप कैसे टिक मारेंगे? सबसे पहले जो है इन्वेजन जो होता है ग्रीक्स का होता है, आफ्टर दैट शक का होता है, देन कुषाण्स का होता है 1st सेंचुरी AD में। चलिए मूव करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। पर्शियन रूलर डेरियस फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर हु इन्वेड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वो कौन सा पर्शियन, यहाँ से क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा पर्शियन रूलर रहता है, वो कौन सा फर्स्ट पर्शियन रूलर रहता है जो इन्वेड करता है, हु इन्वेडेड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो डेरियस प्रथम की हम बात कर रहे हैं, डेरियस फर्स्ट, जिसका ड्यूरेशन क्या है 522 से लेकर के 486 BC। डेरियस फर्स्ट जो है ये पहला पर्शियन रूलर रहता है जो इन्वेड करता है सम पार्ट्स ऑफ इंडिया पे। आफ्टर देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, डेरियस conquered the land surrounding the Indus River and to the desert of Rajputana and parts of Punjab। देखिए पर्शियन रूलर जो रहता है डेरियस फर्स्ट, वो सबसे पहले इंडिया के सम पार्ट पे इन्वेड करता है। हेरोडोटस की अगर आप मानते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस डेरियस ने जो है कौन कौन से पार्ट को जो है कनकर किया था। तो जो इंडस रिवर के पास, जो इंडस रिवर के जो सराउंडिंग थी बच्चों, देखिए हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पे मैप के माध्यम से आप लोगों को नहीं समझाया जा सकता है। जैसे ही हम थ्योरेटिकल पार्ट लेकर के आएंगे वहाँ पे सभी चीज़ें बाकायदा जो है मैप वहाँ पे रहेगा, वहाँ उसके माध्यम से आप लोगों को समझाया जाएगा। यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेरोडोटस के अकॉर्डिंग डेरियस ने इंडस रिवर के आप कह सकते हैं कि इंडिया के किस पार्ट को जो है कनकर किया था। तो जो इंडस रिवर है उसका जो उसकी सराउंडिंग में जो ज़मीनें थी उसको, प्लस टू द डेजर्ट ऑफ राजपूताना एंड सम पार्ट्स ऑफ पंजाब को जो है डेरियस फर्स्ट डेरियस फर्स्ट जो कि एक पर्शियन रूलर रहता है उसके द्वारा कनकर किया जाता है, डेरियस के द्वारा। अब स्टेटस 2 बताते हैं। स्टेटस 2 इशूड लेड कॉइन्स, जो लेड कॉइन्स के लिए लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा लेड कॉइन्स को इशू किया गया था। तो स्टेटो 2 के द्वारा जो है बच्चों लेड कॉइन्स को इशू किया जाता है। स्टेटो 2 के द्वारा लेड कॉइन को इशू किया जाता है। द टेन्योर ऑफ दिस इंडो ग्रीक रूलर इज कंसिडर्ड फ्रॉम 25 BC टू 10 AD। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जो ये स्टेटो 2 हम बात कर रहे हैं इसका जो टेन्योर था 25 BC से लेकर के 10 AD तक था। ठीक है, तो पर्शियन रूलर डेरियस फर्स्ट की हम लोगों ने बात की। आफ्टर दैट हम लोगों ने स्टेटो सेकंड की बात की। स्टेटो सेकंड के द्वारा लेड कॉइन्स को इशू किया गया था। और जो ये इसका जो टेन्योर था वो टेन्योर था 25 BC से लेकर के 10 AD। अब हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जो लास्ट मॉडर्न रूलर रहता है बृहदत्त, ये हम लोगों ने जब मॉडर्न एम्पायर हम पढ़ रहे थे वहीं पे पढ़ा था कि लास्ट मॉडर्न रूलर बृहदत्त की हत्या जो है उसके कमांडर के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पुष्यमित्र शुंग जो कमांडर होता है लास्ट मॉडर्न रूलर बृहदत्त का, इसी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। और ये शुंग डायनेस्टी की नींव कब रखता है? बृहदत्त की हत्या करके 184 BCE में।
होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हु किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर, और हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर, द नेम ऑफ व्हाट वाज द नेम ऑफ लास्ट मौर्यन रूलर हु वाज किल्ड बाय शुंग डायनेस्टी फाउंडर पुष्यमित्र शुंग। तो देखिए बृहदत्त जो लास्ट मौर्यन रूलर रहता है बृहदत्त, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। या फिर जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्त की हत्या कौन करता है, शुंग डायनेस्टी का जो फाउंडर रहता है वो उसका क्या नाम रहता है जिसके द्वारा बृहदत्त की हत्या की जाती है, तो पुष्यमित्र शुंग नाम रहता है। कब जो है इसकी हत्या की जाती है बृहदत्त की, 184 BCE में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। अयोध्या इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है? अयोध्या इंस्क्रिप्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय किंग पुष्यमित्र सिंह शुंग। तो देखिए क्या लिखा है बच्चों, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए गए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, हाउ मेनी अश्वमेध यज्ञ वॉज परफॉर्म्ड बाय पुष्यमित्र शुंग और परफॉर्म्ड बाय द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी। तो 2 अश्वमेध यज्ञ जो है परफॉर्म किए गए थे। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे शुंग डायनेस्टी के बारे में देखा। अब हम देखते हैं सतवाहना डायनेस्टी वॉज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्याज इन द साउथ। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मौर्यास के बाद जो है साउथ में सबसे स्ट्रांग और पावरफुल डायनेस्टी कौन सी होती है? तो सतवाहना डायनेस्टी होती है बच्चों। सतवाहना डायनेस्टी वॉज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्याज इन साउथ। और पुराण की अगर आप बात मानते, पुराणों के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो सिंधुक, सिमुक या फिर शिप्रक इस्टेब्लिश द सतवाहना डायनेस्टी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ कण्व किंग सुशर्म। अब देखिए यहाँ पे भी जो है कण्व किंग होता है सुशर्म की हत्या करने के बाद जो है सतवाहना डायनेस्टी की स्थापना की जाती है। और आप कह सकते हैं कि ये सतवाहना डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहता है या फिर इसको इस्टेब्लिश कौन रहता है? सिमुक नाम रहता है। ज़्यादातर आपको जो सिमुक नाम देखने को मिलेगा, सिमुक और सिंधुक और शिप्रक। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप कह सकते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी? ए सिंधुक, बी सिमुक, सी शिप्रक और डी नाम रहेगा आपके सामने ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिए सिंधुक हो, सिमुक हो और शिप्रक हो, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं जो कि फाउंडर है सतवाहना डायनेस्टी का। और ये जो है कब सातवाहना डायनेस्टी का स्थापना करता है? कण्व किंग सुशर्म की हत्या करने के बाद। देयर आर 30 और 31 सतवाहना रूलर्स मेंशन्ड इन पुराण्स आउट ऑफ विच 29 आर इन द मत्स्य पुराण। अब यहाँ से जो है एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी डायनेस्टी के रूलर रहते हैं जिनके 29 राजाओं के बारे में, रूलर्स के बारे में मत्स्य पुराण में आपको देखने को मिलता है। तो ये सतवाहना डायनेस्टी के रूलर रहते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि 30 या जो 31 सतवाहना रूलर्स हैं उनमें से 29 रूलर्स के बारे में किस पुराण में मेंशन किया गया है? तो मत्स्य पुराण में बच्चों इसके बारे में मेंशन किया गया है। एक्चुअल कैपिटल जो होती है सतवाहनास की कहाँ पे लोकेटेड है? वो पैठन या फिर प्रतिष्ठान। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। पैठन या फिर प्रतिष्ठान में जो है सतवाहनास की राजधानी होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक और क्वेश्चन की इनिशियल कैपिटल सातवाहनों की क्या थी? अमरावती जो है सातवाहनों की शुरुआत में जो है राजधानी थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके सामने बन गया कि एक्चुअल कैपिटल क्या थी सातवाहनास की? पैठन थी या फिर प्रतिष्ठान या फिर बोथ और डी नन ऑफ द अबव। तो पैठन कहिए या फिर प्रतिष्ठान कहिए, दोनों जो है एक ही चीज़ का नाम है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा बोथ ए एंड बी ये करेक्ट होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि इनिशियल कैपिटल क्या थी सातवाहनों की? तो इनिशियल कैपिटल जो है अमरावती थी।
चलिए मूव करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। पुराण के मुताबिक जो है फाउंडर होता है सतवाहना का इज बिलीव टू बी किंग सिमुक। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिमुक के बारे में पढ़ा था, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि सिंधुक, सिमुक और शिप्रक ये जो है यही जो है इस्टेब्लिश करता है सातवाहना डायनेस्टी का। वही देखिए क्या लिखा हुआ पुराण के अकॉर्डिंग जो है सिमुक जो है फाउंडर होता है सातवाहना डायनेस्टी का। जस्ट फ्यू सेकंड्स पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा था, मैंने कहा भी था कि सिमुक जो है ज़्यादातर नाम आपको देखने को मिलेगा, बट सिमुक को ही हम सिंधुक या फिर कहीं कहीं शिप्रक नाम आपको सिमुक का ही देखने को मिलेगा। देखिए सिमुक ही डिथ्रोन्ड द कण्व किंग सुशर्म अराउंड 30 BC। अब देख सकते हैं जो कण्व किंग सुशर्म होता है, अभी हम लोगों ने एक पॉइंट सुशर्म के बारे में पढ़ा था, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जो सिमुक है, सिमुक सातवाहना डायनेस्टी की स्थापना करता है आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द कण्व किंग सुशर्म। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमुक के द्वारा जो है इसको कण्व किंग सुशर्म का एसोसिनेशन कर डिथ्रोन कर दिया जाता है, एसोसिनेशन कर दिया जाता है सुशर्म का। कब 30 BC में। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इस पॉइंट को पढ़ा था, देखिए यहाँ पे पढ़ा था आफ्टर द एसोसिनेशन ऑफ द कण्व किंग सुशर्म। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन हु असैसिनेटेड कण्व किंग सुशर्म। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हु डिथ्रोन्ड कण्व किंग सुशर्म अराउंड 30 BC। तो यहाँ दोनों का आंसर क्या होगा, सिमुक ही होगा। जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए बच्चों अगला पॉइंट हम देखते हैं। सुशर्म कनकर द रीजन अराउंड कृष्णा वॉज ब्रदर ऑफ सिमुक और ऑफ सातवाहना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जो जिस सुशर्म की हम बात कर रहे हैं, सुशर्म कनकर्ड द रीजन। ये देखिए अभी हम लोगों ने क्या कहा, सुशर्म कण्व किंग सुशर्म की हत्या कर देता है। सिमुक पहले तो इसको डिथ्रोन कर देता है, उसके बाद जो है इसकी हत्या कर देता है। तो सुशर्म जो है कनकर करता है रीजन अराउंड द कृष्णा। ये जो है सिमुक का ही भाई रहता है, वॉज ब्रदर ऑफ द सिमुक ऑफ सातवाहना। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। द सन ऑफ कृष्णा and successor of Satkarni, just wait for a few seconds, the son of Krishna and successor of Satkarni was the first to hold the title of Satkarni। तो देखिए क्या लिखा हुआ, जो कृष्ण का पुत्र होता है सन ऑफ कृष्णा, और जो सतकर्णी का जो है बच्चों सक्सेसर होता है, वो जो है होल्ड करते हैं टाइटल, कौन सी टाइटल, सतकर्णी। एंड सक्सेसर ऑफ सतकर्णी वाज द फर्स्ट टू होल्ड टाइटल ऑफ सतकर्णी। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज गवर्नेंस थ्रू इंस्क्रिप्शन ऑफ ननघाट। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज पेट्रॉन ऑफ ब्राह्मणिज्म। अब यहाँ से भी एक पॉइंट पूछा हुआ है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज पेट्रॉन ऑफ XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज पेट्रॉन ऑफ ब्राह्मणिज्म। हो गया ये अपना एक पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। ही डिड नॉट परमिट इंटरकास्ट मैरिज। आप देख सकते हैं क्योंकि ये ब्राह्मणिज्म का जो है पेट्रोनेज वॉज पेट्रॉन ऑफ ब्राह्मणिज्म, इसलिए इंटरकास्ट मैरिज जो है ये अलाउ नहीं कर रहा था। गौतमीपुत्र सतकर्णी अमंग द पीपल ऑफ द इस्टेब्लिश्ड 4 वर्ण, जो 4 वर्ण थे, 4 वर्णों में जो है ये इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं कर रहा था। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज, और यही कारण था। देखिए क्योंकि ब्राह्मणिज्म को ये फॉलो कर रहा था, ही वॉज द पेट्रन ऑफ ब्राह्मणिज्म, और ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं अलाउ कर रहा था, इसीलिए जो है इसको वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर भी कहा गया है। तो एक क्वेश्चन और बन रहा है कि हु वॉज कॉल्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्णा सिस्टम। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्णा सिस्टम। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, खारवेल के बारे में पढ़ेंगे। खारवेल ऑफ चेदी डायनेस्टी वॉज अ किंग ऑफ कलिंग। ठीक है,
तो कलिंग आप सभी लोग को पता है प्रेजेंट है उड़ीसा जो है, उड़ीसा में जो है आपको कलिंग देखने को मिलेगा। जो खारवेल था चेदी डायनेस्टी का, ये जो है कलिंग का राजा था। मच ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यहाँ से एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि खारवेल कहाँ का राजा था। तो खारवेल जो चेदी डायनेस्टी का जो था वो कलिंग का राजा था। मच ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट खारवेल कम्स फ्रॉम द अनडेटेड एंड पार्शियली डैमेज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकता है कि किस इंस्क्रिप्शन से जो चेदी डायनेस्टी का किंग होता है खारवेल, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से बच्चों खारवेल जो कि चेदी डायनेस्टी का रूलर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। प्लस अ फ्यू अदर माइनर इंस्क्रिप्शन फाउंड इन उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। चलिए अगले पॉइंट की थोड़ी सी और पॉइंट्स बचे हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स खारवेज लाइफ अप टू हिज 38 ईयर्स। देखिए क्या लिखा हुआ, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स खारवेज लाइफ अप टू हिज 38 ईयर्स इंक्लूडिंग 13 ईयर्स ऑफ हिज reign. This is the only known source of Kharvel inscriptions. The Kharvel is believed to be the follower of Jainism. जहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है ही वॉज पेट्रन ऑफ ब्राह्मणिज्म। वहीं जब हम बात करते हैं खारवेल की, खारवेल वॉज टू बी वॉज खारवेल इज बिलीव टू बी द फॉलोवर ऑफ द जैनिज्म। ये जैन धर्म का फॉलोवर था खारवेल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कल के सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अब जो है क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सभी जिसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए थे सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। तो आप लोगों से यही उम्मीद होगी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे उन सभी क्वेश्चंस के सही आंसर्स आप जो है देंगे। देखिए आंसर देखने से पहले ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में उसका सही आंसर मार्क करने की बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। हु amongst द फॉलोइंग issued गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली इन द एंशंट इंडिया। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कुशांस के अकॉर्डिंग आप कह सकते कुशांस के द्वारा जो है रेगुलर बेसिस पे एंशंट इंडिया में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है, बुद्ध इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बुद्ध जो है कुशान रूलर जो कनिष्क होता है, कनिष्क के सिक्कों पे जो है बुद्ध का इमेज आपको डिपिक्टेड मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ ए वीमा कार्ड फेसेस, बी कनिष्क, सी नाहपाद एंड डी लिखा हुआ बुद्धगुप्त। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा जो कुशान रूलर होता है कनिष्क, कुशान रूलर होता है ये कनिष्क, कनिष्क के सिक्कों पे जो आपको बुद्ध की इमेज देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। Just wait for a few seconds. Which of the following kings is credited to have issued gold coins for the first time? तो देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा वो रूलर होता है, किंग होता है जिसको गोल्ड कॉइन इशू करने के लिए जो आप कह सकते हैं कि हु इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कुजुल कार्ड फेसिस, वीमा कार्ड फेसिस, कनिष्क एंड डी लिखा हुआ है बच्चों हुविष्क। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है बी वीमा कार्ड फेसिस। देखिए आप सभी लोग को पता है कि इंडो ग्रीक रूलर्स हैं, ऑल्दो इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा जो है गोल्ड कॉइन्स को पॉपुलर किया गया था, बट जो
बीमा कार्ड फेसिस है, बीमा कार्ड फेसिस जो है ये फर्स्ट कुषाण है जिनके द्वारा गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया था। बीमा कार्ड फेसिस के द्वारा जो है ये पहले कुषाण रूलर होते हैं जिनके द्वारा गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया था। बी आंसर, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। उससे पहले हम सब देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे पास हैं। बच्चों हमारे पास 64 क्वेश्चंस हैं, तो थोड़े से 20th क्वेश्चन तक जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन को जो है जो 44 क्वेश्चंस बचेंगे उसको जो है एक और सेशन लगेगा जहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जो हम यहाँ पे जिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उन जिस्ट को जरूर आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि वहीं से जो है सभी के सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा कि इनमें से किसके द्वारा जो है गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है रेगुलर बेसिस पे फॉर द यूज इन इंडिया। बीमा कार्ड फेसिस, कुजुल कार्ड फेसिस, कनिष्क और हर्मवेस। तो देख सकते हैं आप अभी जो हम लोगों ने अब 12th क्वेश्चन नंबर 12th वाला क्वेश्चन नंबर 12th देखा था, वहां पे पहला ऑप्शन लिखा हुआ था कुजुल कार्ड फेसिस, दूसरा ऑप्शन लिखा था वीमा कार्ड फेसिस, तीसरा ऑप्शन कनिष्क था और चौथा ऑप्शन जो है हमारे पास वो विश्क था। और वो जो क्वेश्चन था यूपीपीसीएस मेंस 2009 में था। अब आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन को यूपीपीसीएस के द्वारा 2015 में रिपीट किया गया है। हो सकता है 2025 में भी जो है इस क्वेश्चन को 2025 में 2026 में आने वाले किसी भी एग्जाम में जो है इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे। 2 बार रिपीट हो चुका है, फिर से रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था गोल्ड कॉइन्स फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया। तो अभी हम लोगों ने उससे पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो है बीमा कार्ड फेसिस के द्वारा गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो बोल रहा है कि रेगुलर बेसिस पे किसके द्वारा, यहाँ जो 4 रूलर्स के नेम दिए हैं उनमें से किसके द्वारा गोल्ड कॉइन्स को जो है रेगुलर बेसिस पे इशू किया गया था रेगुलर यूज के लिए। यहाँ भी हम बीमा कार्ड फेसिस की ही बात कर रहे हैं। कुषाण एम्पर बीमा कार्ड फेसिस जो कि फादर होता है, हु वॉज द फादर ऑफ द कनिष्क फर्स्ट had introduced gold coins for regular use in India. He is known, अब देखिए बीमा कार्ड फेसिस की हम बात कर रहे हैं, ये जो है he is known as the first king who introduced gold coins. पर जब हम कुजुल कार्ड फेसिस की बात करते हैं, कुजुल कार्ड फेसिस के द्वारा कॉपर के सिक्कों को जो है सर्कुलेट किया गया था, कॉपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। Who among the following first issued गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल। देखिए क्या कह रहा है, इसमें से किसके द्वारा जो है गोल्ड कॉइन्स को लार्ज स्केल पे इशू किया गया था फर्स्ट टाइम। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सब एक ही क्वेश्चन को रिपीट किए हैं। ये बीपीएससी के प्री 2018 का क्वेश्चन है। पुष्य मित्र सुंग मिनंडर बीमा कार्ड फेसिस गौतमीपुत्र सतकर्णी या फिर नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव। तो हमारा सही आंसर क्या है, बीमा कार्ड फेसिस was the first who issued gold coins on a large scale। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन पहले कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, योद्धा कॉइन्स पे जो है किस भगवान की इमेज आपको देखने को मिलती है। हम लोगों ने कार्तिकेय के बारे में पढ़ा था, कार्तिकेय की इमेज जो है योद्धा कॉइन्स में आपको देखने को मिलती है। देख सकते हैं आप, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का ये क्वेश्चन है। चलिए पहले इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। देयर आर सेवरल वराइटीज ऑफ योद्धा कॉपर क्वाइंस डिपिक्टिंग अ स्टैंडिंग फिगर ऑफ 6 हेडेड गॉड कार्तिकेय। 6 मुखी गॉड कार्तिकेय की जो है इस स्टैंडिंग फिगर डिपिक्ट की गई है कॉपर क्वाइंस पे। उसके साथ साथ जो है ऑन द राइट साइड पिकॉक भी आपको देखने को मिलेगा। फाउंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द कुषाण रूलर। द एविडेंस ऑफ योद्धा क्वाइंस आर फाउंड फ्रॉम द पुराण्स, अष्टधाई एक्सेट्रा। तो कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय की जो है 6 मुखी इमेज जो है डिपिक्टेड है, स्टैंडिंग फिगर जो डिपिक्टेड है अयोध्या कॉइन्स पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। वट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, 81 AD की बात कर रहे थे हम लोग। 81 AD जो है आप कह सकते हैं हम डेट है सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क का। द डेट ऑफ द बुद्ध इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ विच बिलोंग्स टू कनिष्क इज डेटेड 81 AD।
दिस इंस्क्रिप्शन वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर 3 years ऑफ कनिष्क कोरोनेशन। इसके बारे में हम लोगों ने जब जिस पढ़ा था वहीं पे डिस्कस किया हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं, इन विच ईयर कोरोनेशन ऑफ कुषाण किंग कनिष्क वॉज हेल्ड। तो देखिए क्या लिखा है, कनिष्क का कोरोनेशन जो है कब होता है, किस ईयर में होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो डेट है बुद्ध इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ का बिलोंग्स टू कनिष्क इज डेटेड 81 AD, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, जो इंस्क्रिप्शन है वो इस्टेब्लिश किया गया था कनिष्क के कोरोनेशन के 3 साल बाद। यहाँ से भी तो आप लोग निकाल सकते हैं 81 AD की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 81 में आप कह सकते हैं 81 में से अगर आप 3 years माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 78 आएगा। तो 78 AD में जो है कनिष्क का कोरोनेशन होता है। उसी के 3 साल के बाद जो आप कह सकते हैं डेट है सारनाथ बुद्ध इमेज इंस्क्रिप्शन की कनिष्क के 81 जो है 81 AD जो है इसका डेट है। और यहाँ पे क्या होगा, कह सकते हैं कनिष्क का जो कुषाण किंग कनिष्क हैं उनके जो कोरोनेशन का ईयर है वो क्या है बच्चों, 78 AD। चलिए हम पहले ऑप्शन देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या लिखा हुआ। यहाँ से असल में हम आंसर को निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक और चीज़ आप लोगों से बोलूँगी कि जब भी मेरे लेक्चर्स को देखिएगा, जो भी जहाँ भी हम एक्सप्लेनेशंस डिस्कस कर रहे हैं उन एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी कमिंग क्वेश्चंस होते हैं बच्चों उनके आंसर जो है पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में ही होते हैं। तो ऑप्शन लिखा हुआ था ए 178 BC, बी लिखा था 101 AD और सी लिखा हुआ है बच्चों 58 BC। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। और डी लिखा हुआ है 78 AD। देखिए डी ऑप्शन हमारा 78 AD यूपी की पीसीएस प्री 1991 का क्वेश्चन है ये। तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन, हमारा सही आंसर क्या है 78 AD। एक और क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं कि शक संवत जो है कब शुरू होता है, शक संवत। तो हम लोगों ने पढ़ा था 78 AD में जो है शक संवत जो है शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट सक्सेसर जो होते हैं विक्रमादित्य के वॉज डिफीटेड बाय शक इन 135 विक्रम संवत। टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री शक ने जो है स्टार्ट किया एक नया कैलेंडर जिसे आप शक संवत कहते हैं। और इसी के हैंस इट बिगिंस फ्रॉम। अब देखिए विक्रमादित्य की अगर हम बात करते हैं, विक्रम संवत की हम बात करते हैं 57 BC, तो 135 में से 57 घटा देंगे तो 78 AD निकलेगा। और 78 AD जो है यहीं से जो है शक संवत शुरू होता है। 78 AD सही आंसर है हमारा। चलिए अब जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्सीमेट 64 क्वेश्चंस हमारे पास हैं टोटल, तो उसमें से जो है 40 आप कह सकते हैं 44 to 45 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।